हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? वी आर बैक विद डे नंबर 15। आज है 15th डे ऑफ आर यूपीएससी पीवाईक्यूज चैलेंज। 15 दिन चले गए, पता भी नहीं चला ना। 15 डेज हमने लगातार विदाउट एनी फेल पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए हैं। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, दीज आर द थ्री सब्जेक्ट्स विच वी आर राइट नाउ कमांडिंग। राइट, इन तीन सब्जेक्ट्स को हम मास्टर कर रहे हैं अभी। आज मॉडर्न हिस्ट्री के ही पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे, बट दिस वीक मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यूज वी आर गोइंग टू कंप्लीट देम। बट द पॉइंट इज कि what are we learning, what are we getting out of these PYQ challenge, these videos, these classes daily when we are solving questions? What are we getting? In the morning I give you a link on our Telegram community. Click on that link, solve the questions, then you revise those questions, you come back to the 7 p.m. session, we discuss the answers, then we discuss the explanation, then we interact with each other. तो ये जो साइकिल 15 दिन से चल रहा है, इससे हम क्या सीख रहे हैं? फर्स्ट, वी आर लर्निंग टू बी डिसिप्लिन्ड. Daily in the morning 10 a.m. we are solving questions, 7 p.m. we are discussing the questions, then we are revising them. There is a loop which is going on, and this loop is called the loop of discipline. देखने में मोनोटोनस लगता है, बोरिंग लगता है, बट आपको पता है कि आप अपनी मसल, जो माइंड मसल है, उसको डेवलप कर रहे हो। अभी जो चीज बोरिंग लग रही होगी, वैसे तो इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे तो बड़ा मजा आता है डेली आपके साथ इंटरेक्ट करने में। बट अगर आपको थोड़ा सा भी बोरिंग लग रहा है ना, तो ये बात याद रखना कि जो हार्ड वर्क होता है ना, वो देखने में बोरिंग लगता है दूर से। अरे ये इंसान तो पार्टी नहीं करता, अरे ये इंसान तो बस पढ़ाई करता है, अरे ये इंसान तो डेली पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहा है। बट जब एक्चुअल प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और जब आपके सामने क्वेश्चंस होंगे और आप कॉन्फिडेंटली आंसर्स को सही मार्क कर रहे होगे या कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल थैंक योर ओन सेल्फ। अपने आप को थैंक यू बोलोगे। थैंक यू कि मैंने गिव अप नहीं किया, थैंक गॉड आई डिड नॉट गिव अप, थैंक गॉड आई वॉज डिसिप्लिन, थैंक गॉड आई वॉज कंसिस्टेंट। है ना? तो दिस इज वॉट वी आर वर्किंग ऑन। इसी चीज पे तो काम कर रहे हैं, है ना? तो चलो शुरू करें 15th डे। एवरीवन गेट रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो 15th डे है, मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ आप मुझे आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में, एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। ऑल्सो रिमेंबर दैट इन एवरी क्लास आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू ब्रिंग योर रजिस्टर्स। मॉडर्न हिस्ट्री के जो रजिस्टर्स हैं, वैसे तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पीवाईक्यूज के सेपरेट रजिस्टर बना लो, बट इफ यू आर मेंटेनिंग द पीवाईक्यूज इन द सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। जल्दी से ओपन करो मॉडर्न हिस्ट्री का रजिस्टर, फटाफट से, जल्दी, मुझे बार बार बोलना ना पड़े। आई एम गिविंग यू टाइम, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट से ऑन करो, मॉडर्न हिस्ट्री का रजिस्टर खोलो। चलो शुरू करते हैं, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द, इफ यू आर न्यू टू दिस क्लास, this is the 100 days PYQ challenge, wherein we are also revising subjects in these 100 days. हम सिर्फ PYQ सॉल्व नहीं करते हैं, हम तो नोट्स बनाते हैं क्लास में, हम तो रिवीजन करते हैं डेली, है ना? जितने भी बच्चे पहले से देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राची इज हियर, फॉर एग्जाम्पल चांदनी, एंड एवरी स्टूडेंट ओवर हियर कैन ऑल्सो गारंटी, नमनदीप है यहाँ पर, प्रिया यादव है, सो देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कैन गारंटी कि in these classes along with mind maps we are also doing a revision, है ना? सो 1000+ PYQs कवर कर लेंगे हम। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इफ दिस इज हैपनिंग फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द फर्स्ट टाइम, here on YouTube, make sure that you like this session, subscribe to the channel, because daily PYQs we are covering, and make sure that you share this video with all those other aspirants who are preparing for this exam. Okay, शुरू करते हैं। तो अभी तक कार्तिक सर ने, जो कि ऑल इंडिया रैंक 529 है, उन्होंने इकोनॉमिक्स के यहाँ पर PYQs कंप्लीट कराए हैं। देन आई हैव ऑल्सो टॉट पॉलिटी PYQs एंड मॉडर्न हिस्ट्री के PYQs हम कर रहे हैं। टोटल 14 डेज प्लस बजट के PYQs भी हमने, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। लास्ट वीडियो हमारा वही था। एंड yesterday, that is day 14 was there. तो day 14 में what we did, day 14 mein I gave you the link to first attempt the test of PYQ in the morning on Telegram. If you're not on Telegram, the link is given in the description box. These were the toppers: Neeraj, Prachi, Priya, Adya, Soumyajit, Siddharth, Paneshwar, Kirutika, Navya, Kashvi, Piyush, Harsha. Please let me know if you are here in the comment section. jaldi se batao comment section mein ho sabhi bacche. These were the toppers. Now we are starting with today's challenge. Question number 1 is on your computer screen. Consider the following statements. The most effective contribution made by Dadabhai Nauroji, who is also known as the Grand Old Man of India, to the cause of Indian national movement was.
that he exposed the economic exploitation of India by the British. Second, interpreted the ancient Indian text and restored the self confidence of Indians. Stressed the need for eradication of all the social evils before anything else. अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. एक पॉइंट याद रखिएगा, when we are talking about दादा भाई नाउरोजी, there are few points that I would like you to write down in your register. ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने रजिस्टर में जरा लिख लीजिए. हमें पता है कि ये एक इंडियन नेशनलिस्ट रहे हैं. ही वॉज फ्रॉम द फैक्शन ऑफ मॉडरेट्स, है ना. ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट. मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, देयर वर टू कैटेगरीज, तो ही वॉज फ्रॉम मॉडरेट्स. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बताया था in his book. Now, what was the book in which he mentioned this drain of wealth theory? The book was Poverty and Un-British, Poverty and Un-British Rule in India. In this book, he highlighted ki how Britishers are trying to drain away the wealth, the capital, the labor, the intelligence out of India. ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बेसिकली काफी फेमस थे दादा भाई नारोजी टू पुट फॉरवर्ड इज वेरी क्रिटिकल ओपिनियन अबाउट द ब्रिटिशर्स. तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलते थे कि भाई ब्रिटिशर्स आर यूजिंग अस, दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस, है ना. सो करेक्ट आंसर ओवर हियर वुड बी, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? वेरी गुड, इट वुड बी वन ओनली. इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से हाईलाइट कर देती हूँ. यस, इट वुड बी वन ओनली. वेरी गुड एवरीवन, रियली प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू. जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप लोग डेली डिसिप्लिन के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो. यू आर वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट्स. ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज वन ओनली. नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल यूज अनदर इंक टू हाईलाइट दैट पॉइंट. व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्टेटमेंट, जब हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया. इस किताब में इन्होंने एक्सपोज किया था कि द ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉइटिंग अस. बट द सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट ही interpreted ancient text. That is wrong. It was Swami Vivekananda ji. It was Swami Vivekananda ji. It was Swami Dayanand Saraswati ji. Dayanand Saraswati ji, who interpreted the ancient text, not Dada Bhai Nauroji. Okay. And third statement is also wrong. Stress the need for eradication of all social evils. इस केस में भी ये गलत है. Basically, he was more of an economist. ठीक है, he was thinking from the purview of an economist, from the perspective of an economist. okay, तो इसलिए social evils के बारे में इन्होंने ज्यादा चर्चा नहीं की. ठीक है, now आगे पढ़ लेते हैं. So we have the solution as well. I told you that he mentioned this particular drain of wealth theory in his book Poverty and Un-British Rule in India. ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है. He was thinking more from the perspective of an economist. Now coming on towards next important topic. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विद रेफरेंस टू रियोतवारी सेटलमेंट कंसिडर द स्टेटमेंट्स. ओके, रियोतवारी सेटलमेंट के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है. अगेन, रियोतवारी इज अ टॉपिक विच इज मोस्टली आस्क्ड बाय यूपीएससी. रियोतवारी, लैंड सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, इसके ऊपर कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द रेंट वॉज पेड directly by the peasants to the government. Peasants means the laborers, the farmers. The government gave pattas to the ryots. The lands were surveyed and assessed before being taxed. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है. ठीक है, when we talk about the रियोतवारी सेटलमेंट सिस्टम, इसमें होता क्या था कि जो पेजेंट्स हैं या फिर जो कल्टीवेटर्स हैं, जो कल्टीवेट कर रहे हैं, they were known as the owners of the land. They were known as the owner of the land. यानी कि उनके पास ओनरशिप हुआ करती थी. They had the ownership rights. Ownership right means that they can sell the land, they can gift the land, they can even mortgage the land. Mortgage भी कर सकते हैं जमीन को, है ना. Another important point है कि जो taxes हुआ करते थे उनके जमीन पे, they were directly collected. They were directly collected by गवर्नमेंट फ्रॉम दी पेजेंट्स. देखो, माइंड मैप बनाने का तरीका नोटिस करना. ठीक है, फ्रॉम दी पेजेंट्स. और जो टैक्स होते थे उसके दो रेट्स होते थे. 50% अगर ड्राई लैंड है, ठीक है,
and 60% if it is a wetland. If it is a wetland. तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल यूज अ हाइलाइटर टू मार्क द करेक्ट आंसर एज वेल. करेक्ट आंसर वुड बी वेरी गुड. इट वुड बी सी. 1, 2 and 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. तो जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट रेवतवारी सेटलमेंट सिस्टम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट वाज स्टार्टेड बाय सर थॉमस मुनरो. किसने स्टार्ट किया? सर थॉमस मुनरो ने. कब स्टार्ट किया? 1820 में. इट वाज स्टार्टेड बाय सर थॉमस मुनरो. ओके. इट वाज स्टार्टेड इन 2 प्लेसेस. फर्स्ट वाज मैड्रास एंड सेकंड वाज बॉम्बे. इनिशियली इट वाज स्टार्टेड इन मैड्रास एंड बॉम्बे. ठीक है. तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है. रेंट वाज पेड डायरेक्टली टू द पेजेंट्स by the peasants to the government. Second is also correct as they had the ownership rights. Those ownership rights were known as pattas. उन ओनरशिप राइट्स को पट्टास बोला जाता था. ठीक है. सेकंड इज करेक्ट. थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. ड्राई लैंड एंड वेटलैंड्स वर असेस्ड एंड सर्वेड अकॉर्डिंगली. 50% एंड 60% टैक्सेस वर टेकन बाय द ब्रिटिशर्स. ठीक है. तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं. यहां पर मैंने तीनों स्टेटमेंट्स आपको एक्सप्लेन भी कर दी हैं. मजा आता है ना पढ़ने में हिस्ट्री. बहुत इजी है. माइंड मैप्स बना के पढ़ो ना तो हिस्ट्री से ज्यादा इजी सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कोई है. हमें डर हमने बिठा रखा है कि इतने फैक्ट्स हैं, वी हैव टू रिमेंबर दिस, वी हैव टू रिमेंबर दैट. एक माइंड मैप बना और सारे फैक्ट्स खत्म हो गए. ठीक है. वन माइंड मैप कैन ईज द इंटायर हिस्ट्री. इट कैन कंसोलिडेट द इंटायर हिस्ट्री. ओके. चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अब देखो साथ साथ आपके नोट्स बनते जा रहे हैं, साथ साथ हम रिवाइज भी करते जा रहे हैं सिलेबस को. रेवतवारी सेटलमेंट सिस्टम मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको. दादा भाई नावरोजी प्लस उनकी बुक के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया. राइट. सो साइमल्टेनियसली वी आर मेकिंग आवर नोट्स ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. What was the reason for Mahatma Gandhi to organize a satyagraha on behalf of the peasants of Kheda? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, these are important है ना. तो यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह पढ़ना जरूरी है. The administration did not suspend the land revenue collection in spite of the drought. Drought मतलब सूखा पड़ना. इसका मतलब क्या होता है? सूखा पड़ना. Administration proposed to introduce permanent settlement in Gujarat. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है. Which statement is correct regarding खेड़ा सत्याग्रह वाला क्वेश्चन? जल्दी से बताओ. I'm waiting for your answer. Let me know in the comment section. फटाफट से. What is the correct answer to this question? I am looking at your comments. Almost सभी सही मार्क कर रहे हैं. कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना? No one is cheating, right? All right. देखो अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई विल क्रिएट अ माइंड मैप फॉर इट. ठीक है. मैं इस तरीके से आई विल क्रिएट अ माइंड मैप. देखो जब हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पॉइंट लिखवा देती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट द खेड़ा सत्याग्रह, व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? 1918 में लॉन्च हुआ था. ठीक है. खेड़ा सत्याग्रह कब लॉन्च हुआ था? 1918 में. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि यहाँ पर इशू क्या था. व्हाट वाज द इशू? इशू वाज द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. The payment of land revenue and that too during drought, during famine, जिसको हम famine बोलते हैं. भुखमरी हो रही थी, सूखा पड़ गया था. there were no crops which were getting grown, है ना. so first statement is absolutely correct. खेड़ा सत्याग्रह 1918. why people were going on a satyagraha? because in spite of the drought, in spite of the famine, Britishers were taking taxes. Britishers were charging taxes on the land revenue, है ना. भाई सूखा हो रहा है, कुछ उपज नहीं है, nothing is getting grown on the land, there is drought, there is famine, people are dying of hunger and these Britishers are extracting taxes from us. That was first issue. Okay. so गांधी जी ने क्या किया? when we talk about गांधी जी, what he did, जहां भी सत्याग्रह की बात आती है वहां गांधी जी आते हैं. राइट. गांधी जी स्टार्टेड दिस सत्याग्रह. ही लॉन्च्ड दिस सत्याग्रह. सत्य मीन्स ट्रूथ. ठीक है. जब आप सच के पाथ पर चलते हो उसको बोलते हैं सत्याग्रह. ठीक है. सो व्हाट ही डिड, ही बेसिकली पुट अप सम डिमांड्स टू द ब्रिटिशर्स. ओके. एंड द ब्रिटिशर्स व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिमांड्स को एक्सेप्ट किया. ठीक है. दे एग्जेम्प्टेड पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये पॉइंट यहां पर याद रखना है.
ठीक है। अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द क्वेश्चन इज सेइंग एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात। एडमिनिस्ट्रेशन ने परमानेंट सेटलमेंट इन दिस खेड़ा सत्याग्रह, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ खेड़ा सत्याग्रह, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। वाई? बिकॉज परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ था कि जमींदार को ओनर बनाया गया था। इन द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार्स वर मेड द ओनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टर्स। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कौन से एरियाज में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था? इन बंगाल, इन बिहार, इन ओडिशा, इन ओडिशा, नॉट इन गुजरात। मैं ऐसे याद करती हूँ, बी स्क्वायर ओ, आई रिमेंबर इट लाइक दिस, इसलिए मुझे याद है, ठीक है, इट इज बी स्क्वायर ओ। सो इट वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन गुजरात, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज देयर एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ए। देखते हैं, यस करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ऑल राइट, खेड़ा सत्याग्रह वॉज इन गुजरात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द राउलेट एक्ट एम्ड एट कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर एफर्ट्स, imprisonment without trial and summary procedures for trial, suppression of खिलाफत movement, imposition of restrictions on freedom of the press। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वी आर टॉकिंग अबाउट द राउलेट एक्ट, द वेरी फेमस राउलेट एक्ट। ये तो काफी फेमस है, इसको तो मिस ही नहीं कर सकते हैं। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर, देन आई विल टेल यू अबाउट द राउलेट एक्ट। उसके बाद मैं राउलेट एक्ट के बारे में पढ़ाती हूँ आपको। सभी ने मार्क कर लिया? यस आई कैन सी, वेरी गुड एवरीवन, बहुत ही बढ़िया। देखो, जब हम राउलेट एक्ट की बात करते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इट वाज पास्ड व्हेन देयर वाज द गवर्नेंस ऑफ लॉर्ड केम्सफोर्ड। लॉर्ड केम्सफोर्ड उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे इन इंडिया, ठीक है, एंड इट वाज पास्ड इन 1919, 1919 में पास हुआ है ये, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये जो एक्ट था ना, इसने अथॉरिटी दे दी थी, दिस एक्ट ऑथोराइज्ड the British government for what? To imprison any person without trial and conviction in court of law। यानी कि अगर कोई सस्पेक्ट है, इफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंक्स दिस पर्सन इज पर्टिकुलर सस्पेक्ट, then there is no need to do any trial, there is no need to give any warning or arrest warrant etc। आप उसको बिना ट्रायल के भी अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हो। दैट इज वाई इट वॉज वेरी क्रिटिसाइज्ड, इसको काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। एंड देन वी रिमेंबर द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑल्सो, हमें पता है जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, है ना। तो राउलेट कमेटी बनाई गई थी 1918 में, इन 1918 द राउलेट कमेटी वॉज स्टैब्लिश्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड यहां पर इट वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ जस्टिस S.A.T. राउलेट, दैट इज वाई इट इज नोन एज राउलेट कमिटी, ठीक है। बस बट इस एक्ट को ना पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया था। वाई? बिकॉज इट वॉज हेविली क्रिटिसाइज्ड एंड देन दिस मैसेकर हैपेंड। तो इसीलिए इस एक्ट को दिस वॉज नॉट फुली इंप्लीमेंटेड। सो करेक्ट आंसर हियर वुड बी बी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि आप टेररिस्ट वायलेंस का सस्पिशन डाल के एक इंसान के ऊपर, किसी भी नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर या लीडर के ऊपर, उसको जेल में डाल सकते हो, ठीक है। दिस वाज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, टू सप्रेस द फ्रीडम स्ट्रगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गुड गवर्नेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड इफ यू रिमेंबर, एम लक्ष्मीकांत की बुक आप सबने देखी होगी, इंडियन पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है उसमें सारे एक्ट्स लिस्टेड हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड चैप्टर पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, वहां से हर साल क्वेश्चन आ रहा है यार। इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, एवरी ईयर क्वेश्चन इज कमिंग, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन नॉट स्किप इट, है ना। तो द क्वेश्चन सेज which of the following is or are the principal feature of Government of India Act 1919? They are asking about the principal feature. Okay. Introduction of diarchy in executive government of province, introduction of separate communal electorate for Muslims,
डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू दी प्रोविंसेस। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलो मैं वेट कर रही हूं आप लोगों का, जल्दी से बताओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, कोई भी चीटिंग मत करना, नो बडी विल चीट, राइट? आई नो यू गाइज नेवर चीट, यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट्स। सब लोग रेगुलर आते हो सुबह की क्लास में, शाम की क्लास में, सब बहुत बढ़िया हो। जल्दी से बताओ, करेक्ट आंसर इन दिस केस वुड बी, इस केस में करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी। करेक्ट आंसर वुड बी, वेरी गुड, यस इट इज सी। 1 and 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो इस एक्ट में क्या था, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। देयर विल बी ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच विल बी स्टैब्लिश, ठीक है। एंड वो भी कहां पर, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली मीन्स डायरकी, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स डायरकी। Now here, only for major important provinces this form of government, dual government will be established, major provinces, not throughout India, पूरे भारत में नहीं, है ना। And in some in such provinces where there will be diarchy, जहां पर dual form of government होगा, in that places control of few areas will be with the government, ठीक है, बाय दी ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक है। ये ट्रांसफर्ड लिस्ट बनाई गई जिसको कुछ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के हाथों में दिया गया कि यू विल बी कंट्रोलिंग दीज पर्टिकुलर एरियाज, ठीक है, दीज एरियाज विल बी ट्रांसफर्ड टू यू। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो रिमेनिंग एरियाज है वो किसके कंट्रोल में होंगी? व्हाट अबाउट द रिमेनिंग एरियाज? दोज विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइस रॉय, उन एरियाज को वाइस रॉय कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते थे? एग्रीकल्चर वाज वन सच सब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, यहां पर मैं इसको सही कर देती हूँ, लोकल गवर्नमेंट वाज वन सच सब्जेक्ट इन ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो करेक्ट आंसर इज 1 and 3, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स, यहां पर पॉइंट नहीं आएगा। यस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन की जब हम बात करेंगे ना, वो रिजर्व लिस्ट में आया था। There was a reserved list also. So reserved list included defense. It included यहाँ पर communications. It included communications. It included foreign affairs. ये भी point important है जो याद रखना है, ठीक है। So correct answer over here would be C. Only statement 1 and 3 are correct. ठीक है, यहाँ तक point clear हो गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं हम लोग। मजा आ रहा है अब तक या नहीं आ रहा? हिस्ट्री इजी है ना, टफ तो नहीं है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहां पर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। यू वुड हैव सीन दैट व्हाइल यू वर सॉल्विंग द क्वेश्चन, वहां पर आंसर आपका गलत आ रहा होगा। सो आई एम करेक्टिंग इट ओवर हियर, ठीक है। यहां पर मैं करेक्ट कर देती हूँ। सो हियर आंसर इज वेरी, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इट इज अबाउट द होम चार्जेस। होम चार्जेस क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड पोस्ट दिस ईयर। होम चार्जेस का क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया था, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और होम चार्जेस को पढ़ना बहुत जरूरी है। आई डोंट नो द नेम ऑफ द मूवी, उद्धव सिंह करके नाम था मूवी का, विक्की कौशल ने रोल प्ले किया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट मूवी? Amazon प्राइम पर भी आ गई है, तो ये तो मत बोलना कि मैम मैं बाहर जाकर देखकर नहीं आया या देखकर नहीं आई, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज ऑन Amazon प्राइम। हाउ मेनी ऑफ यू, एंड नेटफ्लिक्स पर भी है। कितने बच्चों ने देखी है? देखो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज है ना, तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस रहती हूँ, है ना, तो आई वॉच दीज काइंड ऑफ मूवीज। सो विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ colonial रूल इन इंडिया, होम चार्जेस फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इसको मैं अच्छे से अंडरलाइन करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स कॉन्स्टिट्यूटेड द होम चार्जेस? देखो होम चार्जेस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होम चार्जेस? ओके, अब देखो होता क्या था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? दे वर नॉट जस्ट टेकिंग आउट द रिसोर्सेज और पीपल आउट ऑफ इंडिया, दे वर ऑल्सो एक्सट्रैक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। ओके, सो व्हाट हैपेंड, होम चार्जेस में क्या होता था? देयर वर डिविडेंड्स ऑन ईस्ट इंडिया कंपनीज स्टॉक। अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो स्टॉक्स तो होंगे ना, कॉमन सेंस। ईस्ट इंडिया इज कंपनी, so there would be stocks also. Whatever dividends that they were generating in India, जो भी डिविडेंड कंपनी जनरेट कर रही थी इंडिया के अंदर, ठीक है, फ्रॉम, और यू कैन राइट ओवर हियर डिविडेंड्स ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी स्टॉक। सेकंड इसका एग्जांपल हो जाएगा सेविंग्स
फ्रॉम सैलरीज, सैलरीज देने के बाद जो भी सेविंग्स बच रहे थे, ठीक है, पेंशंस, ठीक है, देन रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम इंडियाज ऑफिस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, they were getting transported or transferred to ब्रिटेन। किसके पास जा रहा था? ब्रिटेन के पास जा रहा था पैसा सारा। वॉट एवर दे वर अर्निंग फ्रॉम इंडिया इट वॉज गोइंग टू ब्रिटेन, ठीक है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ यू विल बी शॉक्ड बाय लिसनिंग टू इट, whatever expenditures were incurred in इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो भी खर्चा हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट का on the secretary of state position which was created in India, इंडिया में एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट के बाद क्या हुआ था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन आ गई थी, है ना। आफ्टर एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोजीशन वाज देयर। सो all the expenditure that England was making on secretary of state position in India, from where they were compensating this expenditure from? India। मतलब अपने लोगों को यहाँ पर हायर किया है ना। एंड क्या किया है अपने लोगों को हायर करने के बाद? what are they doing? They are extracting the money to pay the salaries of their own people from India, दैट इज होम चार्जेस, उसको हम बोलते हैं होम चार्जेस। तो इसमें डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है, ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, सैलरीज, एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस? जल्दी से बताओ। यस, थर्ड को तो हटा ही दो, फंड्स यूज फॉर वेजिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया, नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फंड्स यूज टू सपोर्ट द इंडिया ऑफिस इन लंडन, ये मैंने आपको बताया। फंड्स यूज टू पे सैलरी पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सोनल इंगेज्ड इन इंडिया, यहां पर अपने लोगों को भेजा है, उनकी पेंशन भी हमसे निकलवा रहे हैं, ठीक है। दैट इज होम चार्जेस, होम चार्जेस नाम का फंड बना लिया था जहां से सारे पैसे लेते थे ये लोग, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? दिस वॉज द क्रूअल्टी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अनटू द लास्ट, अनटू दिस लास्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसके ऊपर एटलीस्ट ट्वाइस क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड इन पीवाईक्यू, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions were reflected in a book titled Unto This Last, and the book transformed his life. So what was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi ji? Uplifting oppressed and poor is the moral responsibility of an educated man. The good of the individual is contained in the good of all. The life of celibacy is and spiritual pursuit are essential for a noble life. All the statements A B C are correct. एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सर्वोदय, पता नहीं आप में से कितने बच्चों ने सुना होगा सर्वोदय। सर्व मीन्स ऑल, उदय मीन्स अपलिफ्टमेंट। दिस वॉज द फिलोसफी दैट गांधी जी यूज टू प्रीच। ये फिलोसफी है जिसको गांधी जी फॉलो करते थे। ही यूज्ड टू से दिस इज वन ऑफ माय गांधीयन प्रिंसिपल्स, ये उनका मतलब, वो तो हम गांधीयन प्रिंसिपल्स बोलते हैं, बट दिस वाज वन ऑफ हिज प्रिंसिपल्स दैट वी शुड अपलिफ्ट एवरीवन, है ना। दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय गांधी जी बाय रीडिंग दिस बुक अनटू दिस लास्ट। सर्वोदय, अगर किसी का भला हो रहा है तो सबका भला हो एक साथ, सिर्फ अपना नहीं, एवरीवन। इफ यू आर डूइंग समथिंग टू अपलिफ्ट योरसेल्फ, यू शुड डू इट टू अपलिफ्ट एवरीवन एल्स अलोंग विद योर ओन सेल्फ। सो करेक्ट आंसर हियर वुड बी, यहाँ करेक्ट आंसर होगा बी, कि भाई एक इंसान का भला इज इक्वल टू उस एक भलाई में सबकी भलाई होनी चाहिए। जनहित, यूज्ड टू टॉक अबाउट जनहित, सिर्फ अपने हित के बारे में मत सोचो, जनहित। जब सभी लोगों का हित होगा तो आपका भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, राइट। सो दिस वाज द फर्म कन्विक्शन दैट ही developed by reading John Ruskin's book Unto This Last. Okay, this is one of the Gandhian principle, you should know it. Now coming on to the next important question. अब ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है, इट वॉज आस्क्ड ओनली वंस। इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी was related to imposition restrictions the Indians of certain to carry arms by Indians, imposition of restriction on newspaper and magazines published in Indian language,
removal of disqualifications imposed on Indian magistrates with regard to trial of the Europeans, removal of a duty on imported cotton cloth. कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जल्दी से बताएं. विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से बताओ फटाफट. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एक्चुअली. देखते हैं कितने बच्चे आप में से ये क्वेश्चन आंसर कर पाते हो. आई एम लुकिंग एट द कमेंट सेक्शन राइट नाउ. इसको मैं सही कर देती हूँ. इम्पोजिशन ऑफ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस टू कैरी आर्म्स बाय इंडियंस. ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट ठीक कर दिया. अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर मार्किंग इट वेरी करेक्टली. मेजॉरिटी स्टूडेंट सही मार्क कर रहे हो. वेरी गुड. करेक्ट आंसर वुड बी सी, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन imposed on Indian magistrates with regard to the trial of Europeans. इसीलिए ये थोड़ा controversial भी था. It was a bit controversial also. देखो हुआ क्या था, ये जो बिल है ना, so I'll use the another ink over here. Yes. तो जब हम बात करते हैं इल्बर्ट बिल की, when we are talking about इल्बर्ट बिल, it was drafted by, write it down, Sir Courtenay या कोटिनी इल्बर्ट. एक ओके 1883 में इसको ड्राफ्ट किया इन्होंने. एंड एट दैट टाइम हु वाज द वाइसरॉय, उस टाइम पर वाइसरॉय कौन था? वाइसरॉय वाज लॉर्ड रिपॉन. द वाइसरॉय वाज लॉर्ड रिपॉन. नाउ व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ द बिल? द एम वाज टू अलाउ द इंडियन जजेस to try cases or to hear cases or to overlook the cases, ठीक है, in sessions courts involving Britishers. ठीक है. सो दैट वॉज द एम कि भाई यहाँ पर इंडियन जजेस को क्या किया जाए, बोला जाए कि देखो टू अलाउ इंडियन जजेस सो दैट इंडियंस वुड नॉट थिंक कि ब्रिटिशर्स आर बायस्ड टुवर्ड्स अस, ताकि इंडियंस को ऐसा ना लगे कि अरे यार हमारे जजेस को तो मौका ही नहीं मिलता. ठीक है, दे आर हैविंग देयर ओन जजेस, दे आर सॉल्विंग देयर ओन केसेस. ठीक है, सो दे आर बायस्ड टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ इनका बायस्ड है. तो ये दिखाने के लिए कि हम बायस्ड नहीं है, दे वर अलाउइंग द इंडियन जजेस टू try cases to overhear or overlook cases which involve the Britishers as well. ठीक है, थोड़ा सा controversial था because many Britishers were against it. Even many people in the British Parliament were against it. Okay, तो ये important हो जाता है. Now coming on to the second last question for today. आज का second last question बहुत easy है. Quit India movement के ऊपर बहुत बार question repeat हुए हैं. So it is a kind of question which has been repeated a lot. Okay. Which one of the following observations is not true about Quit India movement of 1942? I remember many of my students marked this question incorrectly because of silly mistake. They knew the answer but still गलत mark किया. अब देखते हैं कि आप लोग silly mistake करते हो या नहीं. I am looking at the comment section. Let's see how many of you can understand the demand of the question. लेट्स सी कितने बच्चे इस क्वेश्चन के डिमांड को समझते हैं. वेरी गुड. यहां पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट ट्रू. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है व्हेन इट कम्स टू क्विट इंडिया मूवमेंट? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? करेक्ट आंसर इज डी. डी, इट डिड नॉट अट्रैक्ट लेबर क्लास इन जनरल. दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. हमको पता है कि 1942 में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. क्विट मतलब छोड़ो, इंडिया मतलब भारत, मूवमेंट मतलब आंदोलन, है ना. एंड इट वॉज लॉन्च्ड ऑन August 8. कब लॉन्च हुआ? बॉम्बे सेशन में launch of Indian National Congress. Okay, statement 3 is correct. It was a spontaneous movement. Statement B is also correct. Led by Mahatma Gandhi ji. It was a non-violent movement. ठीक है, but fourth is not correct because all the categories of people, all the category of caste communities, they participated in this andolan. It is said कि there was not even a, you can say minutest percentage of any kind of differentiation. Everyone participated in India in this movement. तो डी गलत हो जाता है. लेबर क्लास ने तो एजिटेट किया था. इट वॉज कैरिड ऑन बाय द लेबर क्लास. ओके,
चलो, नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एवरीवन। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, फिर आप स्कोर्स देखेंगे आप लोगों के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज? बहुत इजी क्वेश्चन है। जितने भी समाज हैं, ठीक है, सोसाइटीज हैं, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, वॉट एवर यू नो ऑर्गेनाइजेशंस वर क्रिएटेड, सो दोज आर इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? इट ओपोज्ड आइडोलेटरी, दैट मीन्स आइडल वर्शिप। इट डिनाइड नीड फॉर अ प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। इट पॉपुलराइज डॉक्ट्रीन दैट वेदास आर इनफैलिबल, कि वेदास में तो भाई कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, देखते हैं। देखो, ब्रह्मो समाज की जब बात आती है ना, 1828 20 अगस्त को इसको स्टैब्लिश किया गया। फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, है ना। फाउंडर वॉज राजा राम मोहन रॉय। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर इस केस में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपके आंसर्स का वेट कर रही हूं, जल्दी से बताओ भाई। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कर सकते हैं। वेरी गुड एवरीवन, सबने प्रैक्टिस करी है यार, वेरी वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज बी, 1 and 2। वेरी गुड, यस, 1 and 2 आर करेक्ट। जब हम ब्रह्मो समाज की बात करते हैं, हमको पता है दैट हु फाउंडेड इट? राजा राम मोहन रॉय जी फाउंडेड इट 1828 20th अगस्त, है ना। नाउ इट वाज, राइट इट डाउन, इट वाज अ मोनोथीस्टिक सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। तो दैट मीन्स इट हैड नो फेथ और इट हैड नो scripture. It had no scripture. It rejected the idea of reincarnation. reincarnation का आइडिया भी इसने क्या किया? रिजेक्ट किया, ठीक है, ब्रह्मो समाज ने। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ब्रह्मो समाज स्प्रेड the religious teachings of Vedas. Ved में, because in Vedas na, scientific and philosophical things are written. It is not about some kind of ritualistic worship, no. Vedas contain the knowledge of the universe. Vedas contain the metaphysics, है ना। Vedas can talk about soul, beyond soul, right? तो इसीलिए ब्रह्मो समाज ने क्या किया कि नॉलेज जो वेदास की है उसको प्रोपगेट किया। यस, ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा कि वेदास इनफैलिएबल है, नहीं। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। मजा आया आज की क्लास में सभी को? प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू रियली एंजॉय क्लासेस, टेकिंग क्लासेस विद मी। मेरे साथ किस किस को मजा आता है क्लासेस में, जरा बताना जल्दी से। कितने बच्चों को मजा आता है क्लासेस में मेरे साथ? जल्दी से बताओ, मैं वेट कर रही हूं आप लोगों का। ऑल ऑफ यू एंजॉय दीज क्लासेस विद मी? ऑल राइट। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मानोगे मेरी बात? ऑनेस्टली बताना, छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं मांग रही हूं आपसे, छोटी सी रिक्वेस्ट है। द रिक्वेस्ट इज, आफ्टर दिस क्लास डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। क्या होता है कि जब मैं आपकी फीडबैक्स पढ़ती हूँ ना, मुझे बड़ा मजा आता है। फिर नेक्स्ट डे ना मैं और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ और ज्यादा एक्टिव होकर क्लास लेती हूँ, है ना। तो इसीलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतनी सी रिक्वेस्ट तो आप पूरी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक छोड़कर जाना, ऐसे मत जाना, ठीक है, ऐसे खाली खाली नहीं। दैट वुड बी माई गुरु दक्षिणा, ओके। वो मेरी छोटी सी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। प्रॉमिस कर रहे हो सब? ठीक है, आई विल बी रीडिंग योर कमेंट्स देन। अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो तो मैं फिर अभी बैठ के फीडबैक आपका पढ़ूंगी, okay? Do read, send your feedback. Second important point that I wanted to share with all of you is, अभी ना फ्राइडे तक ये टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है एंड इट इज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। तो जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हो, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, दिस इज गोइंग टू बी अ वन टाइम ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। द प्राइस इज वेरी लेस, ओनली 1999। एंड इस टेस्ट सीरीज में क्या है, वी आर हेल्पिंग यू कंप्लीट योर इंटायर जीएस सिलेबस थ्रू टेस्ट सीरीज। तो आप आज एनरोल कर सकते हो। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन द चैट सेक्शन। अब इसमें है क्या, इसमें सारे जीएस के टॉपिक सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, पीवाईक्यूज, फुल लेंथ टेस्ट, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। प्लस सुपर कलाम का अनलिमिटेड एक्सेस आपको इसमें मिल रहा है। यू आर गेटिंग सुपर कलाम्स अनलिमिटेड एक्सेस। जितने चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पूछो, डाउट रिजॉल्व कराओ, प्लस यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू योर ओन मेंटर्स ऑल्सो, है ना।
तो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली फ्रूटफुल एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो, है ना, तो ये टेस्ट सीरीज जो है सुपर कलाम की, ये एक माध्यम है, इट इज अ वे फॉर हेल्पिंग यू कंप्लीट योर जीएस सिलेबस। तो यू कैन इनरोल नाउ। ये प्राइस बहुत मिनिमल है जो फ्राइडे तक हमने रखा हुआ है। ओके, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक कमेंट सेक्शन में। एंड सेकंड, इफ यू वांट यू कैन, इफ यू वांट टू गो थ्रू दी फीचर्स, आप क्लिक कर सकते हो लिंक पे, सारे फीचर्स आपको अनलिमिटेड टेस्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, बाय एवरीवन।